अगर आप एक एनआरआई हैं और इंडिया से आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं या रेंटल इनकम आती है या शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप अपने आईटीआर को इंडिया में ज़रूर फाइल करिए और अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम करिए। या फिर अगर आपकी शेयर मार्केट में इनकम है तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ज़रूर दिखाना चाहिए, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। आज के वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि एक एनआरआई भारत में अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ आपको चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक एनआरआई को भारत में कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए, तो आपके लिए सिर्फ दो ही आईटीआर हैं, आईटीआर 2 और आईटीआर 3। अगर आपका बैंक इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, रेंटल इनकम है, तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। और अगर आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम भी है इंडिया में तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। बिजनेस इनकम में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कवर होते हैं। और आईटीआर आपको एज अ एनआरआई फाइल करनी है या फिर एज अ रेसिडेंट फाइल करनी है, ये स्टेटस डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेसिडेंट और एनआरआई के लिए टैक्स रूल्स डिफरेंट होते हैं और गलत स्टेटस के साथ आईटीआर फाइल कर देने पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। आईटीआर फाइल करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने फॉर्म 26AS और AIS को ज़रूर डाउनलोड करना है। आपके आईटीआर का कोई भी डेटा आपके इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस करेक्टली डिटरमिन होना चाहिए। अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, और अगर आप एनआरआई हैं तो इंडियन आईटीआर में आप सिर्फ वही इनकम दिखाएंगे जो कि आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं, जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट हो गया, रेंटल इनकम हो गई, प्रॉपर्टी अगर इंडिया में सेल की है तो प्रॉपर्टी हो गई। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए 182 डेज का रूल होता है। अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे हैं या उससे ज़्यादा समय के लिए आप इंडिया में रहे हैं तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते हैं, भले ही आपके पास पासपोर्ट हो या आप कई बार घूमने विदेश जा चुके हों, उससे कोई मतलब नहीं होता है। 182 डेज के लिए अगर आप इंडिया में रह लेते हैं तो आप रेसिडेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक एनआरआई अपनी आईटीआर 2 की फाइलिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं, incometax.gov.in। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में लॉगिन का टैब मिलेगा, लॉगिन कर लेंगे। इसमें हम अपना पैन नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। ब्लू लाइन में यहाँ पर हमें AIS मिलेगा, फिर से AIS। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है TIS और एक है AIS। TIS समरी फॉर्म है जिसमें हमें पूरे साल की अमाउंट्स मिल जाती हैं, और AIS में हमें पर मंथ का डेटा मिलता है। पर मंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम TIS पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा डेटा सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि हमारे पैन नंबर और हमारे आधार नंबर के बेस पर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमें डिविडेंड मिला है इंडिया में, इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स की सेल है, रिसीट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस है जिस पर कि TDS डिडक्ट होता है और इसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो सारा डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप जो अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे उसमें आपको ये सारा डेटा दिखाना होगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया, नहीं दिखाया, तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। इन केस यहाँ पर डेटा गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लेते हैं कि जो यहाँ पर सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिख रहा है ये डेटा रॉन्ग है, ये आपके पैन नंबर का नहीं है, तो आप यहाँ पर फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। AIS में फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। AIS को डाउनलोड करने के बाद आपको 26AS को भी डाउनलोड करना है। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS, टिक लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 26-27,
HTML व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका सारा वो डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस पर कि TDS डिडक्ट हुआ है, और इस TDS का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 4 लाख रुपए के अंदर आती है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन एक NRI के लिए सिर्फ 4 लाख तक आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आपको वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड, ITR फॉर्म, ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमारी 4 लाख रुपए है। अगर उससे कम की आपकी इनकम है, आपको सिर्फ TDS क्रेडिट क्लेम करना है, तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से इनकम हेड हम सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी हटा देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी हटा देते हैं, कैपिटल गेन्स हैं हमारे, लॉन्ग टर्म दिखाना है तो शेड्यूल 112A को सेलेक्ट कर लेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहने देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, वो सब इसी में आएगा। कंटिन्यू कर देते हैं, स्किप किया, ओके। पर्सनल इंफॉर्मेशंस, इसमें फाइलिंग स्टेटस पे जाएंगे, सेक्शन 139(1) ही रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो नो पर क्लिक रहने देंगे। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यू वर अ नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपना टिन नंबर देना है। टिन नंबर नहीं है तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपको इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डेज आप कितने रहे हैं वो देना है, और पिछले 4 साल में आप इंडिया में कितना रहे हैं वो नंबर ऑफ डेज देना है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप दे सकते हैं। बाकी सब में आप यहाँ पर नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आपके सारे बैंक्स रिफ्लेक्ट होंगे और किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे। कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल। कैपिटल गेन दिखाने के लिए आपको अपना ब्रोकर्स स्टेटमेंट डाउनलोड करना है एक्सेल फॉर्मेट में। उसमें आपको सब मिल जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कितना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। शॉर्ट टर्म वो होता है जिसमें हमने 12 महीने से पहले ही अपने स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट कर दिया, और लॉन्ग टर्म वो होता है जब हम 12 महीने से ज़्यादा अपने स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद हम उसे सेल आउट करते हैं। तो ये दोनों डेटा आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म गेन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स पर STT कटता है तो आपको सेकेंड नंबर पॉइंट में जाना है, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सेक्शन 111A। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल अमाउंट देना है, इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ परचेज देनी है, इसके बाद कोई एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे सकते हैं। ये सारे अमाउंट्स आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगे और नीचे सेव कर देंगे। शॉर्ट टर्म के बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके लॉन्ग टर्म पर STT पेड होता है तो आप थर्ड पॉइंट 112A को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर। शेयर्स आपने कब खरीदे थे वो देना है, आफ्टर 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको सेल कंसिडरेशन देनी है, ये आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ परचेज देनी है। जितने भी शेयर्स हैं आपके या म्यूचुअल फंड्स हैं टोटल करके आप पूरा सम अप यहाँ पर दे सकते हैं।
यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर ले लेंगे, जो भी ब्रोकरेज चार्जेस पे किए हैं या कोई अदर चार्जेस जो भी आपके ब्रोकर ने चार्ज किए हैं वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की तरह ले सकते हैं। तो सेव कर देंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों फिल हो जाने के बाद शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है शेड्यूल अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में जो भी यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है ये आपके एआईएस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। आपको एक बार चेक करना होगा, जैसे कि यहाँ पर डिविडेंड दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, ये सारा आपके एआईएस के साथ मैच होना चाहिए। या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए, आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ ये मैच होना चाहिए। अगर अमाउंट्स रॉन्ग हैं तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके इनको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कोई और अमाउंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उसके लिए भी आप एडिट पे क्लिक करके अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, या कोई और इनकम आपको ऐड करनी है तो इनकम को ऐड कर सकते हैं। डेटा को हम चेक करके और नीचे कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद आपको शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला और शेड्यूल सीएफएल ये तीनों शेड्यूल्स ओपन करके कंफर्म करने हैं, क्योंकि इन तीनों शेड्यूल्स के अंदर आपकी कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस होती हैं। कोई पिछला लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर आता है, या इस साल का जो लॉस है वो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके बाद शेड्यूल एसआई आता है, जहां पर कि आपके कैपिटल गेन की इनकम पर टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है। तो इस शेड्यूल को भी आप ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। देन पार्ट बी आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जहाँ पे आपकी सारी इनकम्स डिस्प्ले हो जाती हैं जो भी आपने अर्लियर शेड्यूल्स में फिल की हैं। अगर कोई इनकम छूट गई है तो आप वापस से शेड्यूल में जाकर और उसको एडिट कर सकते हैं। फिर आता है टैक्सेस पेड का शेड्यूल। यहाँ पर पहला शेड्यूल है सैलरी के लिए जो रेलेवेंट नहीं है। फिर दूसरा शेड्यूल है एफडी के लिए या डिविडेंड के लिए, या फिर फॉरेन रेमिटेंस का जो भी टीडीएस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो टीडीएस 2 शेड्यूल में ओपन करेंगे और यहाँ पर नीचे आपकी सारी एंट्रीज डिस्प्ले हो रही होंगी जो कि आपके 26A से यहाँ पर आती हैं। तो 26A के साथ आपको इसे सेम टू सेम मैच कर लेना है, कोई भी डेटा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी एंट्री रॉन्ग है या अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। देन लास्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपके टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है। आपने जो भी इनकम्स अपने आईटीआर में बताई हैं उसके बेस पर, और जो भी टैक्सेस आपने पे किए हुए हैं, मीन्स जो टीडीएस कटा है वो भी यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। अकॉर्डिंगली या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी या फिर आपका रिफंड बनेगा। शेड्यूल को कंफर्म कर देने के बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो पहले हम टैक्स लायबिलिटी को पे करेंगे, उसके बाद हम फिर से अपने टैक्सेस पेड के शेड्यूल में जाएंगे। यहाँ पर हमें एक हेड मिलता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इस वाले शेड्यूल में हम अपने चालान की डिटेल्स को फिल करेंगे, शेड्यूल को कंफर्म करेंगे। जब हमारी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी तभी हम अपने आईटीआर को अपलोड करेंगे। और अगर हमारा रिफंड बन रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे जाके अपने आईटीआर को अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद इसको हमें आधार ओटीपी के साथ ई वेरीफाई करना होता है। लेकिन इनकेस अगर आपका आधार ओटीपी वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से भी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसके आईटीआर वी की या एक्नॉलेजमेंट रिसीट की कॉपी बाय पोस्ट बेंगलोर हेड ऑफिस भेज सकते हैं। और ये सभी काम आपको अपलोडिंग होने के 30 दिन के 30 डेज के अंदर अंदर करने होते हैं, वरना आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। सो आई होप हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। और अगर आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए है या आईटीआर फाइलिंग करवानी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।